Hello students, welcome to AgriMoon YouTube channel. My name is Abhay Sarva and it's a plant pathology lecture number 4.2. In this lecture, we talk about some disease cycle or the infection process. So students, इस lecture number 4.2 के अंदर हम disease cycle के बारे में बात करेंगे और ये students हमारे disease cycle का part 2 है, यानी कि हमारा जो disease cycle है infection process जो chapter है इसका part 2 है ये जो कि हमने part 1 के अंदर जो कि हमारा lecture number 4.1 था इसके अंदर हमने जितने भी disease cycle के जो events थे उनको हमने डिस्कस किया था। जिस तरह हमारे 6 to 7 इवेंट्स थे जो कि हमने स्टार्टिंग वाले जो 4 इवेंट्स थे उनको अच्छे हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब जो रिमेनिंग जो 2 हमारे रह चुके हैं क्योंकि 6 टोटल साइकिल्स थे उसमें से जो लास्ट वाले जो 2 थे उनको हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी वीडियो जो कि लेक्चर नंबर 4.1 नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें। उसको देखने के बाद फिर ये वीडियो देखना ताकि जो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए, क्योंकि इस वीडियो का लिंक कहीं ना कहीं हमारे लेक्चर नंबर 4.1 के साथ है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो की हम स्टार्टिंग जो करेंगे डेस्टिनेशन पॉइंट से करेंगे। इससे पहले वाले जो पॉइंट्स थे जिस तरह हमने इनोकुलेशन के बारे में पढ़ा, प्री पेनिट्रेशन के बारे में बात करा, ग्रोथ के बारे में बात करी, इन्वेजन की बात करी, इन्फेक्शंस की बात करी, यानी कि जितने भी इससे पहले वाले जो साइकिल्स होती हैं उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम हमारे जो लास्ट सेकंड फेज़ होता है, यानी कि जो हमारा डेस्टिनेशन होता है, ये हमारे पूरे डिजीज साइकिल का क्या होता है, एक लास्ट सेकंड फेज़ है। इसके बाद जो बिल्कुल लास्ट फेज़ होता है वो सर्वाइवल होता है। सर्वाइवल के बाद जो पूरा एक डिजीज साइकिल कंप्लीट हो जाता है और फिर से वही साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक रेगुलर सक्सेशन में ये साइकिल कभी मतलब एंड नहीं होता। ये जहाँ से खत्म होता है वहीं से दोबारा से ये शुरू हो जाता है। इसकी हम शुरुआत डेसिमिनेशन से करेंगे आज के लेक्चर की। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे व्हाट इज डेसिमिनेशन। डेसिमिनेशन की डेफिनेशन दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पोर्स और द इन्फेस्टस बॉडी और एक्टिंग एज अ इनोकुलम from one host to another host at various distances resulting in the spread of the disease is called dispersal or the dissemination, or also we call as a transmission of the plant पैथोजेंस। देखो, जो हमारे जो कोई भी बॉडी है, चाहे वो स्पोर्स है, चाहे वो इन्वेस्टिस बॉडी है या फिर हमारा वेक्टर है, जब वो एक होस्ट से दूसरी होस्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है या मूव करता है, उसकी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, डेसिमिनेशन कह सकते हैं या फिर हम उसको ट्रांसमिशन कह देते हैं। यानी कि एक बार जब हमारा जो पैथोजन है, जो हमारा बायोटिक एजेंट है, जब अपने प्राइमरी होस्ट को, यानी कि जो उसका सबसे पहले वाला होस्ट होता है, जब उसको टोटली डैमेज करता है तब एक नए होस्ट को ढूंढता है, क्योंकि उसने एक होस्ट को तो अच्छे से ख़त्म कर दिया। अब उसने जो रिप्रोडक्शन करके जो यंग वंस जो प्रोड्यूस किया, यानी कि जो न्यू बायोटिक एजेंट जो उसने प्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ द रिप्रोडक्शन, अब उनको एक नए होस्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि नए फूड की ज़रूरत है। नए फूड की खोज के लिए वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, मूव करते हैं। इस प्रोसेस को, इस मूवमेंट की प्रोसेस को, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ये मूवमेंट की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेसिमिनेशन कह सकते हैं या फिर उसको हम डिस्पर्सल कह देते हैं। डेसिमिनेशन और डिस्पर्सल ट्रांसमिशन ये तीनों एक ही टर्म है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अक्सर स्टूडेंट्स इन तीनों टर्म से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है। दीज आर द सेम टर्म, दीज आर द सिनोनियम्स ऑफ द ईच अदर। द सेकेंड लिंक इन द इन्फेक्शन चेन इज द डेसिमिनेशन ऑफ द प्लांट पैथोजन इन्फेक्शन साइकिल। जो हमारी डेसिमिनेशन होती है, डिस्पर्सल होता है, वो हमारा सेकेंड लिंक होता है पूरे इन्फेक्शन साइकिल के अंदर। बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारे 3 डिजीज साइकिल के अंदर हमारे जो साइकिल्स होते हैं, सबसे पहले जो हमारा सर्वाइव होता है, सबसे पहले जब एक डिजीज साइकिल जो स्टार्ट होती है, थोड़ा एंड से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या करता है, सर्वाइव करता है। सर्वाइव करने के बाद नेक्स्ट जो इवेंट आता है वो होता है हमारा डिस्पर्शन का। इनके देखो, सर्वाइवल कब करता है, जब उसको प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस नहीं मिलेंगी, प्रॉपर जब उसको होस्ट नहीं मिलेगा, तब वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। जब उसको जैसे ही प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं, देखो हमने डेसिमिनेशन डिस्पर्सल को सेकंड लिंक क्यों कहा, इसको हमने फर्स्ट लिंक क्यों नहीं कहा, क्योंकि फर्स्ट लिंक क्या होता है, हमारा सर्वाइवल। जैसे हमारा मतलब ऐसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ किसी रबी सीजन के कोई भी डिजीज़ है, प्लांट डिजीज़ है, वो क्या रबी सीजन में इन्फेक्ट करेगा अपनी, जब उसको रबी सीजन का होस्ट प्लांट मिलेगा तभी वो इन्फेक्ट कर पाएगा। लेकिन जब वो खरीफ सीजन में होगा, जिस तरह हमारे 3 to 4 मंथ का खरीफ सीजन होता है, उस 3 to 4 मंथ में वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। लेकिन जैसे रबी सीजन आएगा वो क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा। देखो, जैसे उसको पता लग गया कि अब जो कंडीशंस आने वाली हैं रबी सीजन में, आगे थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने वाला, अब उसके लिए जो कंडीशंस है थोड़ी फेवरेबल, इसलिए वो क्या करता है, डिस्पर्सल करता है, मूव करता है। यानी कि जिस सबसे पहले वो सर्वाइवल करता है। सर्वाइवल के बाद फिर जब उसको पता लग गया कि मेरे लिए कंडीशंस अच्छी हैं, फिर वो क्या करता है, डेसिमिनेशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर देता है। एक बार जब मूव करता है तो उसको एक प्रॉपर होस्ट बॉडी मिल जाती है। होस्ट बॉडी मिलने के बाद फिर उसको इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है बॉडी को। ये हमारे बेसिकली 3 लिंक्स होते हैं। फर्स्ट लिंक इज सर्वाइवल, सेकंड लिंक इज डिस्पर्सल एंड थर्ड लिंक इज इन्फेक्शन। सबसे पहले सर्वाइवल वो करता है, अपने आप को सर्वाइव करता है, फिर जैसे उसको प्रॉपर ऑप्टिमम कंडीशंस मिलती है फिर वो डिस्पर्स करता है, मूव करता है।
मूव करने के बाद फिर वो इन्फेक्ट करता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम्स के अंदर ये लिंक्स वगैरह पूछे जाते हैं, ऐसे एमसीक्यू आपसे पूछते हैं कि थर्ड लिंक कौन सा होता है, फर्स्ट लिंक कौन सा होता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेक्चर का। ओके, सो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ किस किस तरह से वो डेसिमिनेट करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फंजाई डिजीज़ की। फंगल डिजीज थ्रू सेक्सुअल और द सेक्सुअल स्पोर डिस्पर्स बाय देयर मैकेनिज्म ऑफ द वेरियस मीन्स। जो हमारे फंगल डिजीज होते हैं या सेक्सुअल जो इनके स्पोर्स होते हैं, ये काफ़ी वेरियस वे, इनके बहुत ज़्यादा वेज होते हैं। ये एयर की हेल्प से भी डिस्पर्सल कर सकते हैं, वाटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, और या किसी इंसेक्ट्स की हेल्प के साथ भी कर सकते हैं। सो इनकी वेराइटीज़ ऑफ वेज है। सो फंगल डिजीज इस तरह की डिजीज़ है, एक तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, एक तो इनकी जो रिप्रोडक्शन है काफ़ी अलग अलग तरह की, सेक्सुअल भी दिखाते हैं, सेक्सुअल भी दिखाते हैं, और दूसरा इनकी जो मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट है वो भी काफ़ी बढ़िया है। इतना मतलब हार्श कंडीशन को बहुत ईजिली ये फेवरेबल कर सकते हैं, अपने लिए फेवरेबल बना सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। सो बैक्टीरियल डिजीज़ थ्रू बैक्टीरियल सेल्स और द ओज और द टिश्यू डिस्पर्स बाय द वेरियस फिजिकल और द बायोलॉजिकल एजेंसी। जो हमारी बैक्टीरियल डिजीज होती है उनको डिस्पर्स करने इनकी हेल्प क्या करता है, इनका जो ओज होता है, ओज कुछ नहीं होता, जो हमारे बैक्टीरियल बॉडीज कुछ ना कुछ एक लिक्विड सिक्रीट करते हैं, उस लिक्विड सिक्रीशन को हम क्या कहते हैं, ओज कह देते हैं। ये या तो येलोइश कलर का, ब्राउन कलर का, डिपेंड करता है, वेरियस करता है पैथोजन टू पैथोजन और बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया और टिश्यू डिस्पर्सल बाय द वेरियस मीन ऑफ द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल एजेंसी। देखो बैक्टीरिया को मूवमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल एजेंसीज की ज़रूरत होती है। जैसे बायोलॉजिकल एजेंसी जैसे इंसेक्ट्स हो गए, क्योंकि ये हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और फिजिकल मीन जैसे एक जगह फिजिकल इन्वायरमेंट इनको भी हेल्प करता है, इनको भी एयर वाटर ये सब कुछ हेल्प करेंगे। उसके बाद आता है वायरल डिजीज थ्रू वायरल पार्टिकल आर ट्रांसमिटेड बाय द इंसेक्ट्स, माइट्स, फिनोगैमेटिक पैरासाइट्स, निमेटोड्स एंड द ह्यूमन बींग्स। सो देखो जो वायरल डिजीज होते हैं इनको इन्फेक्शन के लिए, डिस्पर्सन के लिए टोटली डिपेंड रहना पड़ता है इंसेक्ट्स के ऊपर, यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे टोटली डिपेंड होना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर द मीजोबायोटिक एजेंट्स। तो मीजोबायोटिक एजेंट्स होने के कारण इनको किस पे डिपेंड होना पड़ता है, इंसेक्ट्स पे डिपेंड होना पड़ता है, माइट्स पे डिपेंड होना पड़ता है, पैरासाइटिक्स प्लांट्स पे, निमेटोड्स पे, और ह्यूमन बींग्स के अंदर। So this is the different way in the different pathogens. So basically the dissemination of the pathogens are of the two type। जो दो तरह की होती है, जो हमने पहले एयर वाटर की बात कर रहे थे ना, अब वो अच्छे से इस पॉइंट में आके आपकी क्लियर होगी। सो दो तरह की डिसेमिनेशन होती है। पहली डिसेमिनेशन होती है हमारी एक्टिव डिस्पर्शन, जिसको हम एटोनोमस डिस्पर्शन कहते हैं। दूसरी डिसेमिनेशन होती है हमारी इनडायरेक्ट, और जिसको हम पैसिव भी कह देते हैं। देखो इनडायरेक्ट पैसिव में किसी ह्यूमन बॉडी की किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की होंगी, ये इनडायरेक्टली होती है, और डायरेक्टली में कोई डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे कोई वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज के लिए एक डायरेक्ट एजेंट रिस्पॉन्सिबल कौन है, इंसेक्ट्स बॉडी है, कोई भी इंसेक्ट की बॉडी होगी, कोई माइट्स की या कोई प्लांट्स की, उसमें हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट है। लेकिन इनडायरेक्ट में जैसे कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन है जो इनडायरेक्टली हो चुका है, यानी कि जो बिना मतलब कोई प्रॉपर वे से इनडायरेक्टली वे से हो रहा है, वो इनडायरेक्ट पैसिव वे होते हैं। सो सबसे पहले हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करते हैं। इन डायरेक्ट ट्रांसमिशन, द ट्रांसमिशन टेक प्लेस अलोंग विद द सीड एंड द वेजिटेटिव पार्ट एक्ट एज अ प्रोपिगेशन। सो इसमें डायरेक्ट में पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि जो हमारे सीड्स होते हैं, जो हमारा जो वेजिटेटिव प्लांट मटेरियल है, जैसे हम कोई ग्राफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, जो फिर हम कोई बडिंग वगैरह कर रहे हैं, यानी कि जो हम रूट स्टॉक या फिर जो साइकिल प्लांट यूज़ करते हैं, फिर जो मदर प्लांट यूज़ करते हैं, वो एज एक्ट करते हैं हमारे पैथोजन के मूवमेंट में हेल्प करने के लिए। सो सीड्स भी हेल्प कर सकते हैं। जैसे मान लो सीड्स इज द बेस्ट वे ऑफ द डिस्पर्सन। जैसे हमारी लूज स्मथ डिजीज है, इट इज़ अ इंटरनली सीड बोर्न डिजीज। सो इसमें जो डायरेक्ट डिस्पर्सल के लिए रिस्पॉन्सिबल है सीड। अगर मान लो कोई लूज स्मथ इन्फेक्टेड कोई सीड है, अगर वो मान लो पंजाब एरिया का है, तो अगर वही सीड को हम ट्रांसपोर्ट करके यूपी रीजन में लेके जाएंगे तो इजिली डिजीज ट्रांसमिट होगी ना विद द हेल्प ऑफ द सीड। सो सीड भी एक्ट करते हैं और हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स भी एक्ट करते हैं। जबकि इनडायरेक्ट जो ट्रांसमिशन होती है उसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में बी द एक्टिव और द एनाटोमस ब्रोट अबाउट द पैसिवली। देखो ये पैसिवली होता है, वो एक्टिवली होता है बाय द डिफरेंट एजेंसी लाइक विंड, वाटर, एनिमल एंड द ह्यूमन बीइंग। सो एक चीज़ याद रखना कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में इनडायरेक्टली वे से होते हैं। जैसे इसमें ज़्यादातर विंड रिस्पॉन्सिबल होती है, वाटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, यानी कि इनकी बिना इच्छा से अपने आप से रिमूव कर रहे हैं। जैसे वाटर है, वाटर में कहीं ज़्यादा मूव करते हैं विंड्स की हेल्प से। जैसे हमारे जो ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज़ है, ब्लैक स्टेम रस्ट डिजीज़ है, वो इन्फेक्ट करती है। जैसे सबसे पहले जो हमारी जो येलो रस्ट डिजीज़ है, येलो ब्राउन रस्ट जो डिजीज़ अक्सर वीट के अंदर आती है, वो सबसे पहले हमारे हिली रीजन्स में आती है। सबसे पहले क्या आती है, वो जो हमारे हिली रीजन्स है, जो हमारे हिमालय रीजन्स है, सबसे पहले वहाँ पे ये इन्फेक्ट करती है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ द विंड ये धीरे धीरे जो हमारे नॉर्थन रीजन है, जो हमारे प्लेन रीजन, वहाँ पे जाके प्लांट्स को क्या करने देती है, इन्फेक्शन करना
शुरू कर देते हैं। सो जो ये वाली इन्फेक्शन है किसकी हेल्प से हो रही है, विंड की हेल्प से हो रही है। सो ज़्यादातर हमारे जो पैथोजेंस है विंड की हेल्प से मूव करते हैं, कुछ पैथोजेंस हमारे वाटर की हेल्प से भी मूव करते हैं, जैसे वाटर में जैसे कोई भी वाटर बॉडी भी हेल्प कर सकती है। जैसे कोई वाटर बॉडी के अंदर मान लो कोई प्लांट है, जैसे राइस है, राइस के अंदर जैसे वो हम अक्सर थोड़ा वाटर को खड़ा के मतलब उसके अंदर वाटर पानी को एक अच्छा एक लेवल बना के रखते हैं। सो कुछ पैथोजेंस होते हैं पानी के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं। सो वाटर उनको हेल्प करता है मूव करने एक फील्ड से दूसरी फील्ड के अंदर। सो वाटर भी हेल्प कर सकता है, विंड भी हेल्प कर सकता है, इवन एनिमल्स भी कर सकते हैं। जैसे कुछ पैथोजेंस है, कुछ हमारे वायरसेस पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं हमारे जो वीड्स होते हैं उसके अंदर वीड्स के अंदर चले जाते हैं, उन्हीं वीड्स को फिर आगे एनिमल्स खा लेते हैं। फिर एनिमल्स का जो एक्सक्रीट होता है उस एक्सक्रीट के थ्रू फिर वो आके वो इन्फेक्ट करती है। और इवन ह्यूमन बींग्स भी रिस्पॉन्सिबल है। कुछ ह्यूमन बींग्स में हम जो कुछ कल्टिवेशंस के लिए या फिर कोई भी हम मशीनरीज वगैरह यूज़ करते हैं, उस मशीनरी के साथ भी अक्सर हमारे जो पैथोजेंस है इनफेक्ट मतलब साथ में प्रोपेगल कर जाते हैं, साथ में वो डिस्पर्स भी कर जाते हैं। सो इवन हमारे जो फार्मरी जो मशीनरीज वगैरह जो हमारे टूल्स वगैरह होते हैं वो भी हेल्पफुल, वो भी ऐसा एक्ट कर सकते हैं इन द डिस्पर्शन। बट जो हम फार्म टूल्स मशीनरी जो भी हम वैसे बात करें किस कौन से वे में आएंगे, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर इसको हम इंक्लूड करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ओवर द डिस्पर्शन। ये डिस्पर्शन होती है एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बात करी। अब हम हमारे लास्ट पॉइंट जो कि हमारे पूरे डिजीज साइकिल का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द प्लांट पैथोजन। अब हम सर्वाइवल की बात करें किस तरह हमारा सर्वाइवल होता है। टू कंटिन्यू द इन्फेक्शन साइकिल द मोस्ट ऑफ द प्लांट पैथोजन हैव डेवलप्ड सम एफिशिएंट मीन्स ऑफ सर्वाइवल थ्रू देयर अनफेवरेबल पार्ट ऑफ द ईयर, सो दैट द ऑनसेट ऑफ द फेवरेबल सीजन ऑफ इन्फेक्शन मे बी द रीओनर। सो देखो एक अपनी इन्फेक्शन चेन को कंटिन्यूस करने के लिए जो ज़्यादातर हमारे जो प्लांट पैथोजेंस हैं वो कहीं ना कहीं सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं जो उनका अनफेवरेबल पार्ट होता है। देखो अनफेवरेबल हर पैथोजन के लिए कहीं ना कुछ हर साल में इस तरह का पीरियड आता ही आता है जो अनफेवरेबल पार्ट है। कोई भी ऐसा पैथोजन नहीं है कि जो 100% पूरे साल के 365 डेज के अंदर प्रॉपर सर्वाइव कर पाएगा। उसको कहीं ना कहीं कुछ डेज के लिए तो अपने आप को थोड़ा हाइबरनेट करना ही पड़ेगा, अपनी जो ग्रोथ को स्टॉप करना ही पड़ेगा। सो जो पैथोजन अच्छे से इस अनफेवरेबल कंडीशन में अच्छे से सर्वाइव कर पाता है वही पैथोजन स्ट्रॉन्ग होता है, और जो अच्छे से नहीं कर पाता वो उतना ही वीक होता है। सो डैट विद द ऑनसेट ऑफ द जैसी फेवरेबल सीजन आते हैं उसके साथ फिर कौन सा साइकिल शुरू होता है, डिस्पर्शन शुरू होता है। सो याद रखना जो हमारा सर्वाइवल है हमारा फर्स्ट लिंक होता है, डिस्पर्शन हमारा सेकेंड लिंक होता है, डिस्पर्शन सेकेंड लिंक, और थर्ड लिंक में कौन सा आती है हमारी इन्फेक्शन। सो ये 3 फेज होते हैं। सबसे पहले पैथोजन सर्वाइव करता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, जैसे फेवरेबल है उसके बाद वो मूव करता है, डिस्पर्शन करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। सो सर्वाइवल हमारा फर्स्ट फेज होता है। सो चीफ सोर्स ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट पैथोजन, जो हमारे सर्वाइवल में हेल्प करते हैं प्लांट पैथोजन के, वो कौन कौन से होते हैं। एक तो इन्फेक्टेड लिविंग होस्ट, जो हमारा लिविंग होस्ट होता है वो है हेल्पफुल करता है। इन्फेक्टेड और द कंटामिनेंस प्लांटिंग ऑर्गन, जो प्लांटिंग ऑर्गन हेल्पफुल कर सकते हैं। इन्फेस्टेंस क्रॉप रेजिड्यू भी हेल्प करते हैं। रेस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सोयल। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेक्टेड लिविंग होस्ट। तो देखो जो वाले होस्ट जिस होस्ट को उसने इन्फेक्ट किया, क्या ऐसा होता है कि जब हम हार्वेस्ट कर देते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद ही हमारे फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ होस्ट प्लांट कुछ ना कुछ लीव्स वगैरह या स्टेम या फिर रूट्स उसके फील्ड के अंदर रह जाते हैं। सो वो ऐसा एक्ट करते हैं ऐसे सर्वाइव करने में। यानी कि देखो पैथोजन को जो प्लांट चाहिए था वो प्लांट तो अभी भी फील्ड के अंदर है, तो उसको सर्वाइव करने में क्या दिक्कत है, फिर वो सर्वाइव कर सकते हैं। और इवन कुछ कंटामिनेट प्लांटिंग ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, जैसे हम कुछ ऑर्गन जैसे हम यूज़ वगैरह करते हैं, जैसे को लीफ रूट स्टेम लीफ सब इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। उसके बाद है क्रॉप रेजिड्यू वही है जो हमारा जो चीज़ें फील्ड के अंदर रह जाती है, जैसे फील्ड के अंदर हार्वेस्टिंग करने के बाद अक्सर कई बार रूट्स वगैरह रहते हैं, कई बार स्टेम्स रहते हैं, इवन कुछ लीव्स वगैरह भी हमारे पत्ते वगैरह भी अक्सर फील्ड के अंदर रह जाते हैं। सो वो क्या करते हैं, ऐसा एक्ट करते हैं फॉर इन्फेक्शन। सो देखो पैथोजन को तो जो चीज़ चाहिए थी वो तो उसको फील्ड के अंदर है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर देती है। इवन कुछ रेस्टिंग स्ट्रक्चर, कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं वो रेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे स्क्लेरोटिया है, जैसे राइजोबिया इस तरह कुछ अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं एक पैथोजन को हेल्पफुल करती है फॉर देयर सर्वाइवल। और ज़्यादातर जो रेस्टिंग स्ट्रक्चर होती है ये हमें किसके अंदर ज़्यादातर देखने को मिलती है, ये हमें ज़्यादातर फंजाई के अंदर देखने को मिलती है। सो जो हमारी रेस्टिंग स्ट्रक्चर है ज़्यादातर हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, फंजाई के अंदर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद सोयल इज़ अ बेस्ट सर्वाइवल मटेरियल फॉर देयर
मीडियम भी कह सकते हो या मटेरियल भी कह सकते हो फॉर द पैथोजेंस। क्योंकि सोयल के अंदर देखो सोयल में कुछ जरूरी नहीं कि देखो सोयल से ऊपर जो टेम्परेचर है कि सोयल के ऊपर जो टेम्परेचर है जो क्लाइमेट है वो अलग होता है, लेकिन जो सोयल के अंदर जो क्लाइमेट है यानी कि सोयल के अंदर जो टेम्परेचर है वो अलग होता है, वो हमेशा कम होता है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग। सो सोयल भी एक्ट कर सकती है फॉर देयर ज़्यादातर फॉर देयर सर्वाइवल। ज़्यादातर जो हमारे जैसे फुजेरियम है, जितने भी हमारे विल्ट कोजिंग डिजीज़ होते हैं जैसे डैम्पिंग हो, जितनी हमारी नर्सरी रिलेटेड डिजीज़ होती हैं या फिर जो हमारी सीडलिंग रिलेटेड डिजीज़ होती है, जितनी भी हमारे रूट रिलेटेड डिजीज़ होती है, ज़्यादातर वो किसकी हेल्प से सर्वाइव करते हैं, वो हमारे इसी की हेल्प से ज़्यादातर सर्वाइव करते हैं। सो सोयल ज़्यादातर हमारे जैसे एक तो जो हमारी रूट डिजीज़ होती हैं जो रूट प्लांट्स को इन्फेक्ट करती हैं, हमारी रूट डिजीज़ होगी, जो सोयल बोर्न डिजीज़ होती है जो सोयल्स के अंदर अक्सर होती हैं, सोयल बोर्न डिजीज़ होगी, इन सीड बोर्न डिजीज़ इनको हेल्प करती है, क्योंकि सोयल एक एक्स बेस्ट एजेंट है। क्योंकि सोयल देखो मिट्टी को हम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि मिट्टी जो मिट्टी वही रहेगी। सो ये जो पैथोजन सोयल के अंदर सर्वाइव करते हैं उनको कंट्रोल करना काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ऊपर वाले आप ईजिली कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन सोयल को चेंज करना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। देखो अगर कोई होस्ट प्लांट अगर है फील्ड के अंदर है तो आप उसको टोटली 100% एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन सोयल को 100% एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, स्मॉल स्केल लेवल भी हम कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी वगैरह लगा रहे हैं तो हम कोई हीटिंग वगैरह या फिर थर्मल कोई भी थर्मल एफिशिएंसी बेस पे कोई भी लगा कर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी फील्ड काफ़ी बड़ी है तब ये थोड़े मेथड्स ईजिली सर्वाइव नहीं कर पाते, ईजिली यूज़ नहीं कर पाते। अब हम थोड़े बहुत होस्ट के बारे में बात करें, कौन कौन सी होस्ट एक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्सिडरी होस्ट। सब्सिडरी होस्ट में सबसे पहले आते हैं कोलेटरल होस्ट। कोलेटरल होस्ट कौन से होते हैं? द फंजाई फंगल पैथोजन लाइक अल्टरनेरिया सोलनी, अल्टरनेरिया ब्लासिकोला मोस्टली अटैक मेंबर ऑफ द सोलेनेशिया ब्रासिरी फैमिली रिस्पेक्टली विच आर देयर कोलेटरल होस्ट। कोलेटरल क्या होस्ट होता है कि वो पैथोजन से मान लो कोई पैथोजन है, वो पैथोजन है तो वो पैथोजन टोमेटो प्लांट का, वो किसका है? चलो मैं टोमेटो नहीं पोटैटो की एग्जांपल लेता हूँ। जैसे लेट ब्लाइट डिजीज़ है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे पोटैटो है, और जैसे पोटैटो का कोई पैथोजन जैसे लेट ब्लाइट डिजीज़ है, तो वो देखो उसका कोलेटरल होस्ट की तरह कौन एक्ट कर सकता है? कोलेटरल होस्ट वो होस्ट होते हैं जो कि हमारे होस्ट के जैसे दिखने वाला प्लांट होता है, सेम वैसा ही प्लांट होता है। और जैसे पोटैटो और टोमेटो, इनके जो कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी हद तक सेम है, क्योंकि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों सोलेनेशिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों डाइकोट प्लांट्स हैं। इनके कहीं ना कहीं जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो इनका इंटरनल जो फूड मटेरियल वो भी कहीं ना कहीं सेम है, क्योंकि इनकी जो फैमिली है सेम है। देखो कोई भी एक प्लांट जैसे पोटैटो हो गया, इवन ब्रिंजल ब्रिंजल चिली ब्रिंजल चिली टमाटो, ये चारों जो प्लांट्स है दीज आर द बिलोंग टू द सोलेनेशिया फैमिली। देखो अगर कोई पैथोजन पोटैटो का है तो वो इजिली सर्वाइव वो उसको सर्वाइव करने में हेल्प कौन कौन कर सकता है? ब्रिंजल भी हेल्प कर सकता है, चिली भी हेल्प कर सकती है, और इवन उसको टमाटो भी हेल्पफुल कर सकता है। दोज होस्ट प्लांट दीज आर द सेम एज लाइक होस्ट, उनको हम क्या कहते हैं? कोलेटरल बोलते हैं। ये ज़्यादातर हमारे एक ही फैमिली के मेम्बर्स होते हैं। ज़्यादातर हमारे एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले प्लांट्स होते हैं, इसको हम कोलेटरल। देखो कोला है जहाँ पे सी ओ वर्ड आए उसका मतलब होता है सेम, और होस्ट लेटरल यानी कि जो होस्ट सेम हो गए, एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे। हालांकि प्लांट सेम नहीं है, देखो पोटैटो टमाटो में वैसे फ़र्क है, लीव्स में फ़र्क है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन उनकी जो फैमिली है वो सेम है। फैमिली सेम होने के कारण कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफ़ी सेम होती है, और जो फूड मटेरियल है जो एक पैथोजन को चाहिए तो वो भी कहीं ना कहीं उसको मिल जाता है, इसलिए दीज आर द एक्ट एज अ कोलेटरल होस्ट। नाउ वी टॉक अबाउट द अल्टरनेटिव होस्ट। अल्टरनेटिव होस्ट में ये जो हमारे सेम फैमिली के नहीं होंगे, ये ज़्यादा चांस होता है कि ये यहाँ पे आपको सेम फैमिली देखने को नहीं मिलेगी। कोलेटरल होस्ट में जो प्लांट्स होंगे वो सेम फैमिली के होंगे जो एक्ट करेंगे फॉर द सर्वाइवल, लेकिन जब हम अल्टरनेटिव होस्ट की बात करें यहाँ पर सेम प्लांट सेम फैमिली नहीं हो सकती, यहाँ पर आपको सेम नहीं दिखेगा। जैसे पुकीनिया ग्रामिनेट ट्रिटिकी विच कोज स्टेम रस्ट ऑफ द वीट अटैक एंड सर्वाइव ऑन द बारबरी, द ओनली अदर स्पीसीज इट इन्फेक्ट ऑन अदर देन द वीट। जैसे देखो डिफरेंस इनमें कितना ज़्यादा है। देखो वीट है वो हमारा एक मोनोकोट प्लांट है, वीट हमारा एक मोनोकोट प्लांट है, ठीक है। जो वीट है वो क्या है? एक मोनोकोट प्लांट है, जबकि जो हमारा बारबरी प्लांट है वो एक डाइकोट प्लांट है। ये डाइकोट प्लांट है। इवन इनकी जो फैमिलीज हैं वो भी काफ़ी अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी एज अ होस्ट की तरह एक्ट करता है फॉर देयर सर्वाइवल, फिर भी सर्वाइवल में हेल्प करेगा उसके पैथोजन की। इस तरह के होस्ट जो कि सेम फैमिली के ना होने के बावजूद भी एज अ एक्ट करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, उनको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का वैसे मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल अलग, उसके विपरीत। ये क्या होंगे? बिल्कुल विपरीत उस प्लांट के, लेकिन हेल्प करेंगे फॉर देयर सर्वाइवल। ये थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। अब दूसरी जैसे एग्जाम्पल है, जैसे
Such a transmission of the inoculum is obligatory and essential for the completing for the life cycle. So बारबरी is called the alternative host. और ये वाले होस्ट बहुत ज़रूरी है. अब देखो अगर अगर हमारे बारबरी प्लांट नहीं मिला, पुकीनिया ग्रामिनी जो कि हमारे एक ब्लैक रस्ट डिजीज़ होती है, ब्लैक स्टम रस्ट डिजीज़ होती है, अगर उसको बारबरी का प्लांट नहीं मिलता तो वो उसकी सर्वाइवल रुक जाती है. अगर उसका सर्वाइवल रुक गया तो फिर आगे वो डेसिमिनेशन नहीं कर पाएगा. अगर मूवमेंट नहीं हुई तो फिर इन्फेक्शन नहीं होगा. तो जो इन्फेक्शन साइकिल है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है. सो इस तरह के प्लांट्स को जो मतलब होस्ट का होना मिलना बहुत ज़रूरी है. अगर इनको होस्ट नहीं मिला, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने बारबरी प्लांट को टोटली 100% एलिमिनेट कर दिया, तो उससे क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट लिंक है पूरी डिजीज साइकिल है वो तो खत्म हो गया. अगर फर्स्ट लिंक ही खत्म हो गया तो आगे वाले लिंक तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे, ना डिस्पर्सन कंप्लीट होगा ना इन्फेक्शन शुरू होगा. इसीलिए जो ये वाला जो लिंक है ये होना बहुत ज़रूरी है. अगर ये लिंक होगा तभी आगे वाली जो साइकिल है कंप्लीट होती है. अगर ये वाला लिंक नहीं मिलता तो आगे वाली साइकिल कहीं ना कहीं हमारी सीज हो जाती है या फिर रुक जाती है. सो थैंक यू स्टूडेंट. इसी के साथ जो हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है. आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इस वीडियो आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है और इस वीडियो को लाइक करना और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और हमारे एग्रीमून यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है. और जो आपको जो ये नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, इसको आप व्हाट्सअप का नंबर या आप ज्वाइन करके आपका कोई भी इंक्वायरी यहाँ पूछ सकते हो. और इवन आप हमारे एग्रीमून के आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो. और इवन आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वहीं पर जुड़कर जितने भी कोई भी नोटिफिकेशन इजीली ले सकते हो. और आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भूलना ज्वाइन करना ना भूलिए, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर रोज़ हम एक क्विज़ क्रिएट करते हैं और वो क्विज़ काफ़ी बेनिफिशियल है फॉर देयर एग्जाम्स, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में हमें वो क्विज़ आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके हम कोई कॉस्ट नहीं है. सो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए. और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो. व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना हो. इसी स्टूडेंट जी हमारा ये वाला चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है. इसको हमने टू लेक्चर्स में डिवाइड किया. सो दोनों लेक्चर आपने अच्छे से देखना है शुरू से लेके एंड तक. और अब हम लेक्चर नंबर 5 लेके आएंगे. उसके अंदर हम फंजाई के अंदर बात करेंगे, यानी कि फंजाई के इंट्रोडक्शन के बारे में सारी टोटली बात करेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.